बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सलान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज सुबह पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये से, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बडग्राम में पेश आया है। पाशतू के मकाम पर यह वाक़या पेश आया और आप सब इससे आगाह हैं कि चेयर लिफ्ट जो है वो फंस गई है, उसकी रस्सी टूट गई और उसमें यह बताया गया कि 8 अफराद उसमें मौजूद थे, जिसमें 6 बच्चे शामिल हैं और ये बच्चे सुबह अपने स्कूल की जानिब रवाना हो रहे थे। अगर आम अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ या ये कहा जाए कि डेली रूटीन में डेली बेसिस पर ये बच्चे स्कूल आमदोरफ्त का ज़रिया है ये चेयर लिफ्ट, या जिसे आम अल्फाज में डोली कहा जाता है, इसको यूज़ करते हैं। ये मीडियम है उनके ट्रांसपोर्टेशन का, स्कूल आने जाने का, अस्पताल आने जाने का, ज़राए आमदोरफ्त के तौर पर वो इसे इस्तेमाल करते हैं। ये किसी सयाहत के पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ की जाती, ये उनकी डेली जो है वो मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, अगर हम यूँ कहा जाए तो आने जाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। अब ये बच्चे जो सुबह 7:30 बजे से तकरीबन फंसे हुए थे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इसमें आर्मी के एहलकार भी और एसएसजी कमांडोज़ भी हिस्सा ले रहे हैं। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के नतीजे में अब तक की जो इतलात हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 बच्चों को रेस्क्यू करने की जो इतलात हमारे सामने आ रही हैं। ख़तरनाक हद तक ये ऑपरेशन जो बताया जाता है कि इसमें बहुत सारा रिस्क था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब रेस्क्यू ऑपरेशन की जो कामयाबी है वो हमारे सामने है और ये अब अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है कि तकरीबन बाहिफाजत ये जो 3 से 4 बच्चों की इतलात मौसूल हो रही है कि उनको बाहिफाजत निकाल लिया गया है। दीगर अफराद को भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में निकाल लिया जाएगा और अंधेरा होने के सबब भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। लेकिन हमारा जो सवाल है आज, जो हम अपने मेहमानों के सामने रखने जा रहे हैं, कि जिस तरह से मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि ये डेली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के तौर पे ये बच्चे या बड़े इसको यूज़ करते हैं, इस चेयर लिफ्ट को या इस डोली को आने जाने के लिए। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक का सफ़र तय किया जाता है, चाहे वो स्कूल के पर्पज़ के लिए जाना हो या फिर उन्हें मार्केट के लिए जाना हो या अस्पताल वगैरह के लिए जाना हो। क्योंकि ये भी बताया जा रहा था कि एक बच्चा डर के बायस वो बेहोश हो गया था, लेकिन कुछ देर बाद उसको होश भी आया। तो ये ऐसा नहीं है कि ये किसी जो है वो सयाहत की पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हों। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, चाहे पेशावर की बात कर ली जाए या हमारे पहाड़ी इलाका जात की बात कर ली जाए, नॉर्दर्न एरियाज़ की बात कर ली जाए, वहाँ ज़राए आमदोरफ्त के तौर पर ये डोलियों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाना यकीनन हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है और साथ साथ ऐसे हादसात ना पेश आएँ उसके लिए भी इक़दामात उठाने चाहिए। क्या इक़दामात हो सकते हैं और इसके लिए क्या कोई स्पेशल फ़ोर्स तश्कील भी दी जा सकती है कि ऐसे अगर हादसात हो जाएँ या ऐसे इंसिडेंट्स हो जाएँ तो फ़ौरी रेस्क्यू करने के लिए क्या इक़दामात किए जा सकते हैं हुकूमत की जानिब से। ये हम अपने मेहमानों के सामने बुनियादी सवाल रखेंगे ताकि इस तरह के जो हैं वो हादसात रोनुमा ना हो सके। और अल्हम्दुलिल्लाह आज के अगर इंसिडेंट की भी बात कर ली जाए तो बाहिफाजत रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इसमें बच्चों को निकाल लिया गया है। अभी दीगर अफराद को भी निकालने की इतलात मौसूल हो रही हैं कि उनको भी निकालने के लिए ऑपरेशन तेज़ हो रहा है। 4 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो आर्मी हेलीकॉप्टर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इस तरह के हादसात रोनुमा ना हों और इस तरह के इलाकों में जहाँ बच्चों ने अपने तालीमी जो है वो डेली रूटीन के लिए तालीम हासिल करने के लिए या तालीम के हुसूल के साथ साथ अगर वो मार्केट जा रहे हैं या फिर अस्पताल जा रहे हैं, तो इसके लिए जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इसको कैसे एडवांस किया जा सकता है, इसके लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं, इस पर हम फोकस करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। ईसार राना साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर खुशामदीद कहना चाहूँगी आपको प्रोग्राम में। सीनियर एनालिस्ट मोहसिन रज़ा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। एक और एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं हसनात मलिक साहब, सर आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। ईसार राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। आप भी अवेयर हैं इस हवाले से जो इंसिडेंट हम जिक्र जिसका कर रहे हैं, जिसमें रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है इस वक्त और 4 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। दीगर अफराद के लिए भी ऑपरेशन जारी है और इनको निकालने के लिए कोशिशें भी तेज़ की जा रही हैं। लेकिन इस तरह के हादसात रोनुमा ना हो, इसके लिए हुकूमत को यकीनन इक़दामात करने की ज़रूरत है। फरमाइएगा। ठीक है, बात ये कि सबसे बड़ी बात तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे अब तक रेस्क्यू हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है, अपने रब से दुआ भी है कि जो बाकी लोग भी हैं अल्लाह ताला उन्हें बाहिफाजत जो है वो हम तक वापस लेके आए। और जिस तरह पाकिस्तान के इदारों ने प्रोफेशनलिज्म का अब तक मुजाहिरा किया, ये एक मुश्किल टास्क था क्योंकि 30 फुट की बुलंदी पे जो हाई वोल्टेज केबल गुजर रही है उसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन खुद जो कर रहे थे उनके लिए जिंदगी का भी खतरा था, हेलीकॉप्टर के लिए भी खतरा था, लेकिन ये तमाम खतरात मोड़ लिए गए। यही तो जिंदा कौमों की निशानी होती है। ये और किसको कहते हैं कौम? इसी को कहते हैं कि जब आपके ऊपर मुश्किल पड़े
तो आप अपने असाब को काबू रखते हुए आपके इदारे बताएं कि आप वो कितने प्रोफेशनल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बदतरीन हालात में भी मैं सल्यूट करूंगा उन तमाम लोगों को और मुकामी लोगों को भी। मुकामी नौजवानों ने भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भरपूर हिस्सा लिया है, पाक फौज ने भरपूर हिस्सा लिया। तो ये एक मैं समझता हूँ कि बड़ी पॉजिटिव चीज है कि मुश्किल मामलात और हालात में बहरहाल हम एक को अच्छा रिएक्ट करते हैं बीइंग नेशन, वैसे चाहे हम नेशन हो या ना हो। अब आ जाए इस तरफ के ये बच्चे को पहली दफा तो वहां से जा नहीं रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही है एक सर। अरसे से यही एक वाहिद रास्ता है आने जाने का। और ये नहीं कि इस इलाके के लिए डेवलपमेंट फंड नहीं रिलीज हुए होंगे, इस इलाके का कोई एमपी एमएनए नहीं होगा, इस इलाके का हम्म। कोई नाजिम नहीं होगा, हम्म। सब होंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि वो जो जितने भी लोग थे शायद उनके अपने बच्चे इस केबल से नहीं जाते। ऐसे ही है अगर सर। जाते होते तो कभी भी ये रिस्क ना लेते कि एक बोसीदा जो तारों वाला केबल है उसके ऊपर इतनी हैवी ट्रैफिक हो। और वो जंग आलूद जो केबल टूटी है वो हम्म। इसलिए कि एक अरसे से वो तब्दील ही नहीं हुई। तो मेरा सवाल तो ये है कि सबसे पहले तो गिरबान पकड़ना चाहिए उस इलाके के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं कि बिल्कुल। आपने जो डेवलपमेंट फंड है वो कहाँ से इस्तेमाल किया। हम्म। अगर आज उन्होंने प्रॉपर किया होता तो मेरा ख्याल है ऐसा वाकया देखने को ना मिलता। पूरी कौम के असाब तने में माएँ हाथ फैला के बैठी हुई हैं, जो बाप हैं और जिनके बच्चे हैं वो उन बच्चों के दर्द को महसूस कर रहे हैं और पूरी कौम जो है एक अजाब में का शिकार है। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया और अच्छा सवाल आपने रेस किया, इसको ज़रा कंटिन्यू करना चाहूँगी मोहसिन रज़ा खान साहब आपसे। सर अभी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि ये किसी जो है वो सयाहत के पर्पज़ के लिए तो यूज़ नहीं की जा रही है चेयर लिफ्ट या डोली, ये तो डेली बेसिस पे अपने तालीम के हुसूल के लिए या फिर मार्केट जाने के लिए या फिर अस्पताल जाने के लिए ये आमदोरफ्त का एक ज़रिया है। बहुत सारे पहाड़ी इलाकों में इस तरह की डोलियां यूज़ की जा रही हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी को, उनकी जिस तरह से हम बात करें कि खस्ता हाली पर कौन नज़र डालेगा, उनके लिए इकदामात किस तरह से किए जाएंगे कि ये बच्चे जो तालीम के हुसूल के लिए जा रहे हैं इनको एक सिक्योर वे ऑफ ट्रांसपोर्ट मिलाए कि ये अपने तालीम के हुसूल को भी यकीनी बनाएं और अपनी जान की हिफाजत को भी यकीनी बना सकें। देखिए, इन्हें पसमानदा जिला में जो डिप्टी कमिश्नर होता है वो बादशाह होते हैं, उसके पास इख्तियार भी और फंडी वसी होते हैं और इन मामलों से उसको तवज्जो देनी जरूरी होती है। अगर वो एक सही आवाम का खिदमतगुजार किस्म का अफसर हो तो। सही। और अगर कोई ब्यूरोक्रेट बन जाए तो उसका क्या किया जा सकता है। आज सुबह जब ये सूरत तैयार पेश आई तो मैं इसके मैकेनिज्म के ऊपर भी तवज्जो दिलाऊंगा कि जब ये खबर टीवी पर चली तो सबसे पहले पंजाब के निजाम मुख्यमंत्री ने ये हुकूमत को और एजेंसियों को जो है वो इसकी तरफ तवज्जो में मजबूर कराई, जबकि ये काम केपी की हुकूमत को था, लेकिन उसके निजाम वजीर आला जो है इतने बुजुर्ग हैं और उसके इतनी हिम्मत भी नहीं है और इतनी ताकत भी नहीं है तो उन्हें ऐसे मामलात को देख सके। तो उसके बाद उनकी कामयाबी जो है अभी फॉल नहीं है। तो हम देखते हैं कि उन्होंने इसके मामले पे काफी देर बाद जो है हरकत में आए और इससे पहले फौज जो है अपने हेलीकॉप्टर रवाना कर चुकी थी और ये कार्रवाई शुरू हो गई थी। सही। लेकिन देखें, एक बात तो हमारे याद देनी चाहिए कि हमारे जो इदारे हैं और वो बहुत ही मुश्किल हालात में भी अपनी आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त मुस्तैद हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो इदारे हमने बनाए हैं जी जी। जिस तरह एनडीएमए है, पीडीएमए है और रेस्क्यू 1112 है, तो इस वक्त में हम देखते हैं कि वो कहाँ पे हैं सही। और उनकी क्या कारकर्दगी है और उन्होंने इसमें क्या किया। जब सब काम फौज और एसपीजी वाले कर रहे हैं तो एनडीएमए और पीडीएमए सिर्फ एक एडिशन दफ्तर में बैठ के और तस्वीर लेने और बरात लेने के लिए है
और जब मौका पड़े तो वो गायब होते हैं। तो ये बड़ा सोचने का एक अमर है कि हमें दिखना चाहिए कि जो इदारे हैं इस काम के लिए मुख्तस हैं और जिन्हें इदारों की ये जिम्मेदारी है, क्या उन्होंने इस मौके पे कुछ काम किया, या हम कह दें कि कोई नई फोर्स बनाई जाए। तो नई फोर्स भी ये एनडीएमए और पीडीएमए की तरह मरात लेगी और एक डिसीजन दफ्तर में बैठेगी और मौका आएगा तो गायब हो जाएगी, और फिर हमें पाक फौज की तरफ मदद के लिए देखना पड़ेगा। सर इकदाम तो पहले कर लेना ताकि इस तरह के हादसा ही रोनुमा ना हो सके। आपका पॉइंट आ गया। जरा पब्लिक पोल की भी हम बात कर लेते हैं। क्या हुकूमत पहाड़ी इलाकों में नागहानी हादसा से बचने के लिए स्पेशल फोर्स तश्कील दे? ये हमारा बुनियादी सवाल था। 88% का यही डिमांड है, जबकि 12% इसकी नफी कर रहे हैं। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की जानिब बढ़ें। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के दूसरे टॉपिक की जानिब और बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के हवाले से, जिनकी शुगर मिल्स केस में जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत नैब के वकील ने कहा कि जमानत मनसूखी की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। नैब ने अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब कानून में तब्दीली के बाद मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई नहीं हो सकती है। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की नैब दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। अब सवाल जो हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे वो नैब के स्टांस के हवाले से है, नैब की क्रेडिबिलिटी के हवाले से। इसार राना साहब, आपसे गुजारिश करना चाहूँगी, ये जो नैब का स्टांस हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या ये सियासी जोड़ तोड़ के लिए प्रेशर ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? जी सर। इसार साहब, आपको आवाज आ रही है सर? जी अब आइए, अब आइए। नैब के स्टैंड के हवाले से बात करना चाह रही हूँ कि क्या लग रहा है आपको, नैब को सियासी जोड़ तोड़ के लिए प्रेशर ग्रुप के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक्त? देखिए, पाकिस्तान में जो अकाउंटेबिलिटी है उसे कब जोड़ तोड़ के लिए या कुचलने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। अयूब खान के दौर में जब प्राउडा आई और उसके बाद 2-3 और उन्होंने लेके आए, फिर नवाज शरीफ साहब नैब लेके आए और सैफ बरादरान के केसेस बनाए। वो इन जो आसिफ अली जरदारी केसेस भुगत रहे हैं वो वही केसेस हैं जो नवाज शरीफ दौर में बने। तो ये कोई पहली दफा तो हुआ नहीं है। अभी रिसेंटली जो इस्तीफा दिया शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, डीजी नैब ने शायद किया था या DGFI ने, तो उन्होंने भी यही कहा था कि मुझे ये कहा जा रहा है कि आप इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाए तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ये पाकिस्तान में पहली दफा नहीं हुआ। नैब और ये इस तरह के, मुझे तो समझ नहीं आती कि आखिर नैब बनाने की जरूरत क्या है। क्या हमारी अदालतें अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकती, उनमें सलाहियत नहीं है? ये तो बराह रास्त आप इस बात का एतराफ करते, पूरी दुनिया में कहीं पे भी नैब कोर्ट्स आपको नहीं मिलेंगी। उसकी वजह यह है कि उस दुनिया में जो उनकी अदालतें हैं वो इतनी आज़ाद और खुद मुख्तार हैं कि वो खुद फैसले कर सकती हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में हमेशा जो भी इक़्तिदार में आया, वो चाहे इमरान खान खुद ही क्यों ना, इमरान खान ने भी आके यही किया नैब का इस्तेमाल, और अब यही हो रहा है, उससे पहले भी ये होता था। तो ये सिलसिला तो तब तक चलता रहेगा जब तक ये छोटे छोटे कद के सियासी बोने एक दूसरे को कुचलने के लिए हुक्मरान नहीं बन जाते या अपने मुफादात के लिए इक़्तिदार में नहीं आ जाते। लेकिन सर, जिस तरह से सिचुएशन बदल रही है या फ्लक्चुएट हो रही है, उसमें तो ऐसा लगता है कि कभी नैब का किरदार बड़ा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा होता है ऑपोजिशन के लिए, और कभी नैब लगता है कि बहुत ज्यादा जो है अंडर प्रेशर है। देखिए, वो उसमें एक तरीकेकार है ना, जब जरूरत होती है तो आप नैब के लिए नब देते हैं, वो नैब आगे निकल जाता है और जो उसको टास्क मिले होते हैं वो करके फिर वो रिलैक्स हो जाता है। अब इस टाइम PTI के तमाम लीडरशिप जो है वो किसी ना किसी केस में अंदर है, और जो कल नैब को मतलूब थे वो सारे जो है दूध से धुल के, डिटर्जेंट से पाक होके वो क्लियर हो चुके। तो पाकिस्तान में इससे इंसाफ का आप अंदाजा कर लें कि कल तक के जो मुजरिम थे वो आज हुक्मरान हो गए, और कल के जो हुक्मरान थे वो आज मुजरिम हो गए। और पाकिस्तान में जो इंसाफ है वो हमेशा सियासी मसलहतों, सियासी मुफादात का गुलाम रहा है। अब भी वही हालत है कि हमने इस
नैब को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं मुखालफिन को कुचलने के लिए। माजी में भी ये हुआ, अभी यही हो रहा है। बिल्कुल, अभी भी हम यही देख रहे हैं। सर, आपका पॉइंट आ गया। हसनात मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हसनात साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल होगा, नैब के किरदार के हवाले से हम बात करें, क्यों ऐसा दिखाई देता है कि जो भी इक़्तिदार में होता है वो नैब को अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल कर सकता है? देखिए, नैब का जहाँ तक मामला है, मौजूदा जो हुकूमत जिसे पीटीएम गवर्नमेंट कहते हैं, अब खैर अब तो आजकल केयर टेकर गवर्नमेंट है, उन्होंने तो नैब कानून में काफ़ी तरामीम की और 50 करोड़ से कम मालियत के अगर कोई स्कैम है तो उसमें नैब इंटरवीन नहीं कर सकता। इसके अलावा और बहुत ज़्यादा तरामीम हुई जिससे हम देख रहे हैं कि तकरीबन नैब में जो रेफरेंसेस हैं वो ख़त्म हो गए हैं। सही। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून का फिर डिसाइड करना है और वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में 28 तारीख लगा हुआ है और चीफ जस्टिस साहब चाह रहे हैं कि वो अपनी रिटायरमेंट से पहले कोई बड़ा फैसला इस हवाले से करके दें। अब बाकी जो पीडीएम गवर्नमेंट है उन्होंने तो नैब कानून में काफ़ी तरामीम करके और किसी के खिलाफ भी उस तरह इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, एक चीज़ है कि जब उन्होंने रिमांड फिर 14 दिन से फिर 1 महीने कर दी और एक और तरमीम 2 की जिसमें चेयरमैन नैब को पावर को मजीद दिया, तो उससे ऐसा बाजार लग रहा है कि वो पीटीआई के खिलाफ या पीटीआई के चेयरमैन के खिलाफ उन तरमीम को इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये बात तो है, लेकिन असल बात यह है कि अब नैब किस तरीके से रहेगा, ये सारा जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता मंडियाल की या जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है स्पेशल, उसके फैसले पे मुनस्सिर है। ठीक है सर, कुछ मरियम नवाज साहिबा के हवाले से भी बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है अब कानूनी तौर पर उनके इलेक्शन में हिस्सा लेने की राहें हमवार हो गई हैं? देखिए, ये तो बेल थी, बेल मैटर तो उस तरह नहीं, उनकी कन्विक्शन एवन फील्ड में हुई थी सिर्फ एक केस में, वो तो ऑलरेडी पिछले साल ही उसको क्विटल हो चुकी। तो ये कैंसिलेशन के ग्राउंड बड़े डिफरेंट होते हैं और किसी भी की बेल कैंसिल करना बहुत ही मुश्किल काम होता है और नैब ने बड़ा सही फैसला किया कि उन्होंने वापस ले ली। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया है। मोहसिन साहब, आपकी जाने बढ़ना चाहेंगे, वही बुनियादी सवाल, क्या लग रहा है कि नैब को सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अंडर प्रेशर रख सकता है जो भी इक़्तिदार में आता है? नैब का अपना क्या किरदार है? बज़ाहिर तो लगता है कि बहुत स्ट्रांग है, लेकिन वो है नहीं। देखिए, आपका सवाल जो है वो होना चाहिए था कि नैब को हाल ही में सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा, तो इसका जवाब हाँ नहीं। आदेश का इजाजत जो है जनरल मुशर्रफ के जमाने से नोटिस क्लास चलने का एक कारखाना था और हमने देखा कि हाल ही में कारखाना भारतीय हसन इकबाल आज में कई लोगों को जो है जेलों में बगैर किसी केस के रखा गया और बाद में वो माइग्रेंट बनी हुए या उनकी जमानतें हुई या उनके केस खत्म हुए, तो इस पूरे ख्याल में देखा गया तो नैब का अपनी किरदार बहुत बदल चुका है। अब तो किसी और फैक्ट्री में लोटे बनाए जाते हैं नैब के बजाय। तो ये नैब के मौजूदा किरदार को और माजी के किरदार को जस्टिस जावेद इकबाल की सरवाई में जो नैब ने पाकिस्तान में किया है वो तो एक शर्मनाक किरदार था और एक शर्मनाक आदमी उसका सरदार था। तो अभी मौजूदा जो है नैब के चेयरमैन ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके हम कहते जोड़ तोड़ के लिए नैब इस्तेमाल किया जाए। ठीक हो गया सर, आपका पॉइंट आ गया है। जरा पब्लिक पोल की भी बात कर लेते हैं। बुनियादी सवाल ही हमने अपनी पब्लिक के सामने भी रखा, क्या नैब सियासी जोड़ तोड़ के लिए प्रेशर ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है? 87% को ऐसा ही लगता है जी हाँ, जबकि 13% इसकी नफी कर रहे हैं। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की जाने बढ़े, हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के तीसरे टॉपिक की जानिब और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 खोलने से मुतालिक ब्रॉडशीट कंपनी की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि आलमी सालसी के लिए वॉल्यूम 10 खोलने का कहा गया था, ताहम सालसी का अमल अब मुकम्मल हो चुका है, इसलिए अब ये दरख्वास्त गैर मुअस्सर हो चुकी है। जबकि वकील लतीफ़ खोसा ने जो रिमार्क्स दिए हैं उनके हवाले से हमारा बुनियादी सवाल होगा और वही हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे, जिसमें
लतीफ़ खोसा साहब ये कहते हैं कि वॉल्यूम 10 को क्यों खुफिया रखा गया, आवाम का हक है कि उसे देखें, वो सामने लाएं और आवाम ये जान सकें कि मुल्क को कैसे लूटा गया। जानना चाहेंगे अपने मेहमानों से कि ये लतीफ़ खोसा साहब जो मुतालबा कर रहे हैं वॉल्यूम 10 खोलने का, तो क्या इसमें मौजूद हकायक आवाम के सामने लाने चाहिए? इसार राना साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगी, क्या लग रहा है आपको, क्या वाकई आवाम को ये जानना चाहिए और वॉल्यूम 10 को खुलना चाहिए कि आवाम ये जान सके, जैसे कि लतीफ़ खोसा साहब कह रहे हैं कि मुल्क को कैसे लूटा गया, ये आवाम का हक है कि वो देख सकें? देखिए, मैं खोसा साहब बड़े सीनियर हमारे वकील हैं, गवर्नर भी रहे हैं पीपल्स पार्टी के लिए, उनकी स्ट्रगल बड़ी है, वकला तहरीक में उनका बड़ा किरदार है। लेकिन उनका जुमले पे मुझे बस सवाए हंसने के, मैं क्या कह सकता हूँ कि अवाम को जानना उनका हक है। अवाम है क्या, उनकी हैसियत और औकात क्या है? क्या अवाम पाकिस्तान के पूरे निज़ाम में कहीं मैटर भी करते हैं कि नहीं करते? या अवाम को आप इतना समझते नहीं है तो उनका हक है जानना। 24 करोड़ अवाम का कोई हक भी है पाकिस्तान में? देख, अब ये जो वॉल्यूम 10 है, इसकी तहकीक और तफ्तीश के ऊपर पाकिस्तानी अवाम के खून पसीने की कमाई से पैसे जो ऑफिसर ने तहकीकात की, जिन लोगों ने तनख्वाहें ली, जिन जिन लोगों ने बाहर के विजिट किए, वो पाकिस्तान के कौम के खून पसीने की कमाई से है। लेकिन पाकिस्तानी कौम को ही हक नहीं है कि वो ये जान सके कि वो तहकीकात क्या थी। 3 अरब डॉलर इमरान खान साहब की हुकूमत में सरमायाकारों को तकसीम की। अब वो केस इस हुकूमत ने कहा कि जो 3 अरब डॉलर के जो हैं वो अवाम तकसीम किए गए सरमायादारों में, लेकिन कहा यह गया कि उनके नाम इन हाउस सामने आएंगे, मतलब कौम को नहीं बताना, जिनके पैसे तकसीम हुए उन्हें नहीं बताना आपने, ये इन हाउस नाम आएंगे। यानी कि कौम की कोई औकात ही नहीं, कौम की कोई इज्जत, कोई हैसियत ही नहीं है। इदारों को इज्जत दे दो, पार्लियामेंट को इज्जत दे दो, सुप्रीम सर कोर्ट को आम इज्जत दे अल्फाज दो, में कहा जाए कि अवाम के तो सामने आ भी जाए तो बेचारी अवाम क्या कर लेगी? चले कम से कम उनको चेहरे तो बेनकाब हो, उन्हें ये तो पता चले कि कौन कौन रहबरी के रूप में उनके साथ रहजनी करता रहे, कम से कम इतना तो पता चले। लेकिन इतना भी हक नहीं है पाकिस्तानी कौम का कि वो ये भी जान सके। इनका हक सिर्फ इतना है, बिजली के बिल की कीमतें बढ़ा दें, गैस की कीमतें बढ़ा दें, आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दें और इन्हें मरने के लिए छोड़ दें कि तुम सिसकते हुए मर जाओ। लेकिन तुमने मरते हुए भी दूध पे भी टैक्स देना है, पानी पे भी टैक्स देना है, चीनी पे भी टैक्स देना है, आटे पे भी तो टैक्स देना मरने है, के घी बाद पे डेड भी बॉडी टैक्स देना लाने है। के लिए भी उस पे भी पैसे देंगे तो वो डेड बॉडी उनके हवाले की जाएगी। आपका पॉइंट आ गया। मोहसिन साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगी। वॉल्यूम 10 के हवाले से बात हो रही है, इसमें मौजूद जो हकायक है आपको लगता है क्या आवाम के सामने वो आने चाहिए? मैं तो कहता हूँ मॉडर्न जमीन की तमाम जितनी पाकिस्तानी देती है इसके इफेक्ट लोगों के सामने आने चाहिए और करना चाहिए। जैसे इस्ताद आना साहब मेरे थे कि पिछले दौर में 3 अरब डॉलर अपने दोस्तों में इमरान खान ने तस्लीम किए हैं, वो तकरीबन 900 अरब रुपये से ज्यादा है। अपनी कमीज में तो वो ताकि दिखाते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि कौम के किसी में से वो जाके अपने दोस्तों को और अपनी एटीएम को और अपने जो है खिदमत गुजारों को जेल के चले गए, तो लोग जब भी उनको उनकी रकम बाबा स्कूल से उठा रहे हैं और उसके ये तमाम हंगामी और जबसे और मुजारे इसको मकसद कर रहे हैं, तो इसका भी हिसाब कौम के सामने आने चाहिए। और हम टाइम का भी है और 3 अरब डॉलर की जो अलग कलेले उन्होंने उड़ाए, इसका भी हिसाब कौम के सामने जाना चाहिए। हसनात मलिक साहब, आपकी जानिब बढ़ना चाहूंगी, क्या लग रहा है आपको? मोहसिन साहब, आपसे ही कंटिन्यू करना चाहूंगी, वॉल्यूम 10 को खुफिया रखने की वजह क्या हो सकती है आपकी नजर में सर? मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं आती। अगर वॉल्यूम 10 में साबित वज़ीर आज़म के खिलाफ के शिकार तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी सजा दिलवाई गई, फिर एक अच्छी जज मुकर्रर किया गया पाकिस्तान की तारीख में दिल्ली पर, फिर उन्हें नैब अदालत से भी सजा दिलवाई गई, फिर उनकी बेटी को भी सजा दिलवाई गई, फिर उनके रक्षण में हत्याकांड भी दिखाया गया, लेकिन वाली अंसारी जो था वो छुपा के रखा गया।
वॉल्यूम 10 जिन लोगों को दिया गया उसमें मुईद पीरजादा साहब शामिल थे, जिन्होंने बताया कि इसमें बुलशिट और बकवास है और कुछ भी नहीं है। ये जो हरकत है इसके अपने पसंदीदा और मर्जी के और बड़े को माल दिए जाते थे, करोड़ों रुपए लोगों ने सरकारी खजाने के लूटे। सर, जिस तरह अभी लतीफ खोसा साहब ये डिमांड कर रहे हैं कि आवाम के सामने आना चाहिए वॉल्यूम 10, कहीं ऐसा तो नहीं कि शरीफ खानदान के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं अगर ये वॉल्यूम 10 सामने आ जाए तो? अगर उसमें हकीकत है तो सामने लाना चाहिए ना। शरीफ खानदान किससे क्या मोहब्बत है? जब शरीफ खानदान को जेल में डाल दिया था और उनकी बेटी मरियम नवाज को जेल में डाल दिया था, उनके भाई शहबाज शरीफ को जेल में डाल दिया, उनके भतीजे हमजा शहबाज को जेल में डाल दिया, लेकिन पता नहीं क्या यह मोहब्बत की कि वालियम का संभाल के रखा। ये जो सचिन कहता है ये भी निकाल दे वॉल्यूम 10 का, ताकि कौम को पता चले कि क्या हमारे जो कौम की हीरे थे मुकुल हुसैन साहब के, कि जो हमारे हीरे थे उन्होंने क्या हो गया। सर, आपका पॉइंट आ गया है और हम जरा पब्लिक पोल की भी बात कर लेते हैं। क्या वॉल्यूम 10 में मौजूद हकायक आवाम के सामने आने चाहिए? आवाम भी यही चाहते हैं, 96% यही डिमांड करें, जबकि 4% ऐसा नहीं सोचते हैं। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अपने कीमती वक्त और कीमती तज्जिए से आगाह किया, और नाज़रीन आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह निगहबान।